Hello friends, now we are going to focus on the journal entries in case of issue of debentures। तो जब कभी भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो किस तरह की जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहला जो केस है, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स को। जो पहला केस है when company is issuing debentures against the cash, तो कंपनी ने कैश लिया है और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू कर रही है, तो ये पहला पार्ट में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी एक एडिशनल सिक्योरिटी जब इशू करती है एज ए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, यानी एक तरह के डमी डिबेंचर्स होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बट स्टिल कंपनी इशू सच डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो उस केस में आपको क्या एंट्री पास करनी है ये भी हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। और इसके बाद थर्ड पार्ट जो है इसका, दैट इज द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इन दिस केस, थर्ड केस, कंपनी इज नॉट एक्चुअली बोरोइंग द मनी in the form of cash. Company wants to purchase any asset. Company is acquiring any asset. For example, there is one machine. This machine costs 10 lakh rupees. 10 lakh rupees की मशीन है, कंपनी ये खरीदना चाहती है, बट कंपनी के पास अभी कैश नहीं है ये पे करने के लिए 10 लाख रुपीस। तो इन दैट केस कंपनी इशू द डिबेंचर्स टू द वेंडर। जिस पर्सन से ये मशीन ली है कंपनी ने, उस पर्सन को कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है अगेंस्ट परचेस ऑफ दिस मशीन फ्रॉम दिस पर्सन। तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अब सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो पहला केस देखने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कैश। इससे पहले कि हम जर्नल एंट्रीज देखें इशू ऑफ डिबेंचर्स की, हम एक केस लेंगे और इस केस के थ्रू हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सपोज वन कंपनी वांट्स टू इशू 1000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है? ये एक कंपनी है, ये कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और ये डिबेंचर्स जो है वो टोटल 1000 डिबेंचर्स हैं और हर एक डिबेंचर्स कितने रुपए का है? 100 रुपीस ईच। तो इसका मतलब टोटल जो वैल्यू है ये हो गई 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहती है। अब इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये जो 100 है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पर क्वेश्चन है कि क्या ये कंपनी 100 रुपए का जो डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो क्या ये 100 रुपए पर ही इशू कर सकती है ये कंपनी? क्या इससे ज्यादा रुपए में इशू नहीं कर सकती या इससे कम में नहीं कर सकती? तो बिल्कुल कर सकती है। ये जो कंपनी है, ये जो 100 रुपए का डिबेंचर है, ये चाहे तो 120 रुपीज में भी इशू कर सकती है। लेकिन ये कब करेगी? जब कंपनी की जो फंडामेंटल पोजीशन होती है, अगर कोई रेपुटेड कंपनी है जिसके डिबेंचर्स की मार्केट में डिमांड है, तो ऐसे केस में ये कंपनी हायर प्राइस पे भी अपना डिबेंचर इशू करती है, तो लोग परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये कंपनी हायर प्राइस पे भी इशू कर सकती है। ये जो हायर प्राइस पे इशू करते हैं इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। और जब कंपनी फेस वैल्यू पे कोई डिबेंचर इशू करेगी तो उसको बोलेंगे इशू एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू कर दिया है कंपनी ने, तो इसको बोलेंगे इशू एट पार। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए का डिबेंचर है लेकिन 120 रुपए में, यानी फेस वैल्यू से भी ज्यादा में इशू किया है, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। तो इसमें प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज का प्रीमियम है। 100 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए का प्रीमियम है। इसी तरह से कभी कंपनी की अगर पोजीशन अच्छी नहीं है मार्केट में, उसके जो डिबेंचर्स है उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में,
तो उसको डिस्काउंट में भी इशू करना पड़ सकता है डिबेंचर्स। तो 100 रुपए का डिबेंचर्स है, कंपनी 90 रुपीज में भी उसको इशू कर सकती है। तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू और 90 रुपीज में इशू किया है, तो ये जो 90 रुपीज में इशू कर रही है डिबेंचर की कंपनी, इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो यहां पर डिस्काउंट कितने रुपीस का हो गया है? 10 रुपीस का। तो अभी हमने तीनों केसेस देख लिए, इशू ऑफ शेयर एट पार देखा है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट देखा है और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम देखा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जर्नल एंट्री के हिसाब से आपको ये है कि इसमें लॉस कब, कौन से केस में कंपनी को लॉस हो रहा है। तो यहां पे देखिए, जब कंपनी अपना डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर रही है, उस केस में कंपनी को लॉस हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं सर ये लॉस पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्नल एंट्रीज में आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी होगी इशू ऑफ डिबेंचर्स की, जब एंट्री पास करेंगे तो लॉस कितना हुआ है इशू पे, वो चेक करना है आपको। तो इसलिए ये लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। लॉस कितना हुआ है ये हमेशा आपको चेक करना है, अगर हुआ है तो इशू के समय। अब हम बात करेंगे रिडेम्पशन की। जैसा कि मैंने बताया था, जब कंपनी बोरो करती है डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो कंपनी को कुछ सालों बाद वो रीपे भी करना पड़ेगा, जिसको कि हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। यानी पैसा वापस करके कंपनी वापस दे देगी पैसा और डिबेंचर्स वापस ले लेगी, इसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। तो ये आफ्टर 5 इयर्स हो सकता है, आफ्टर 10 इयर्स हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम 5 साल बाद कंपनी ये जो डिबेंचर्स इशू कर रही है अभी 1000 डिबेंचर्स, ये 5 साल बाद रिडीम कर लेगी, यानी ये वापस पैसा कर देगी और डिबेंचर्स को कैंसिल कर देगी। अब यहां पर आपको फिर से 3 केसेस हैं। ये जो रिडीम करेगी डिबेंचर्स, हो सकता है कि 100 रुपीज का जो डिबेंचर है कंपनी 100 रुपीज में ही रिडीम करे। इसका मतलब कंपनी जब रिटर्न करेगी पर्सन को पैसे, तो 100 रुपीज का डिबेंचर था और 100 रुपीज ही वापस कर रही है उस डिबेंचर होल्डर को, तो इसे हम कहेंगे रिडीम्पशन एट पार। यानी रिडीम्पशन आपने कितने पे किया है? 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पे किया है, तो रिडीम्पशन एट पार। सिमिलरली 100 की बजाय कंपनी 130 रुपीज में भी रिडीम कर सकती है। तो आप बोलेंगे सर 130 रुपीज क्यों देगी? अगर 100 का डिबेंचर है तो रिडिम्पशन के समय कंपनी 130 रुपीज क्यों देगी डिबेंचर होल्डर को? तो देखिए, जब कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है तो उस समय अगर कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि रिडिम्पशन प्राइस अगर कंपनी ने 100 रखी है तो कोई डिबेंचर लेने नहीं आ रहा है कंपनी के पास, इसीलिए टू अट्रैक्ट द पर्संस टू गेट द डिबेंचर्स टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, कंपनी उनको हायर रिडिम्पशन प्राइस दे सकती है, जिससे कि कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी को फिर पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी जो अपने डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपीज का डिबेंचर, कंपनी इज रिडीमिंग एट 130 रुपीज ईच। तो यहां पर रिडीम्पशन क्या हो गया? रिडीम्पशन एट प्रीमियम। तो यहां पर हमने देखा जैसे इशू प्रीमियम पे होता है तब तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, बट अगर रिडिम्पशन कंपनी प्रीमियम पे कर रही है तो कंपनी को हो रहा है लॉस। तो ये कंपनी को लॉस होगा 30 रुपीज पर डिबेंचर्स। इसी तरह से कंपनी डिस्काउंट पे भी रिडीम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर था और 90 रुपीज पे अगर कंपनी रिडीम करती है तो ऐसे में कंपनी को 10 रुपए पर डिबेंचर्स का प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट पे जैसे इशू होता है उसी तरह डिस्काउंट पे रिडीम भी कर सकती है कंपनी डिबेंचर्स, और ऐसे में 10 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, उसी वक्त उसको वो टर्म्स ऑफ इशू में बताना पड़ता है कि ये जो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, इसका रिडेम्पशन किस प्राइस पे होगा। तो आपको पहले जब इशू करते हैं डिबेंचर्स तभी पता रहता है कि इसकी रिडेम्पशन प्राइस क्या है, और
इसी के ऊपर आपकी डिबेंचर्स की एंट्री बेस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने देखा है, इसमें हमको लॉस सर्च करना है। सबसे पहले लॉस वाले केसेस कौन से, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया अगर रिडिम्शन प्रीमियम पे करती है कंपनी तो वो एक लॉस है, और अगर इशू डिस्काउंट पे करती है कंपनी डिबेंचर्स को तो वो केस में भी लॉस है। तो इन दोनों केसेस को आप अच्छे से नोट करना है, क्योंकि ये जर्नल एंट्री पास करने के समय बहुत ही काम आने वाला है। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ये 5 साल तक कंपनी क्या करेगी, तो 5 साल तक कंपनी इनको इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती रहेगी। तो अभी इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं देख रहे हैं, इस लेक्चर में हम केवल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जब कंपनी करती है तो उसकी एंट्रीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो सबसे पहला जो केस है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। तो कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए में इश्यू कर रही है, और रिडिम्शन कितने में कर रही है, रिडिम्शन या तो पार पे कर रही है या डिस्काउंट में कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इशू एंट्रीज पे। यानी चाहे रिडिम्शन पार पे हो या डिस्काउंट पे हो, कंपनी को की जो इशू एंट्री है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर तो फर्क कब पड़ता है, फर्क तभी पड़ेगा जब कंपनी इशू कर रही हो और लॉस हो रहा हो कंपनी को। तो जैसे ये केसेस हम देखने वाले हैं, इसमें लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वहां पर इशू की एंट्रीज में फर्क पड़ेगा। लेकिन पहला जो केस है रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट, तो रिडीम्शन अगर पार पे हो रहा है यानी 100 का डिबेंचर 100 में ही रिडीम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर डिस्काउंट में रिडीम कर रही है कंपनी, कम पैसे देके रिडीम कर रही है तो और अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो पहला केस आपको क्लियर है, कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है वो 100 पे कर रही है, और रिडिम्शन चाहे वो 100 पे कर रही हो या रिडिम्शन 90 पे कर रही हो, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए, जब कभी भी कंपनी इश्यू करती है डिबेंचर्स, पैसा आता है कंपनी के पास, क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये तो क्लियर है कि कैश आएगा कंपनी के पास, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, ये कंपनी की एक लायबिलिटी है, तो डिबेंचर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो एक चीज काफी क्लियर हो गई है कि इशू जब भी कंपनी करेगी डिबेंचर्स, कैश जब भी आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डिबेंचर इशू करेगी यानी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आपको एंट्री बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आप चाहे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इस केस में जबकि कंपनी ने कितने में इशू किया है डिबेंचर, 100 रुपए में, टोटल कितने डिबेंचर्स थे, 1000, तो अमाउंट कितना आएगा कंपनी के पास, कितना कैश आएगा, 100 रुपीज में अगर इशू किया है तो 1000 डिबेंचर्स थे और एक डिबेंचर 100 रुपीज में इशू किया है। इसका मतलब कंपनी के पास 1 लाख रुपी आएगा, और इसी से ये एंट्री होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड टू डिबेंचर्स 1 लाख। तो आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आएगा, रिडिम्शन कितने पे हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक फर्क नहीं पड़ता है, जब तक रिडिम्शन पे लॉस नहीं हो रहा है। जब रिडिम्शन पे लॉस होगा, जैसे प्रीमियम पे अगर आप रिडीम करेंगे, तभी इशू एंट्री पे उसका फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। वो हम आने वाले केसेस में देखेंगे। अब हम जरा दूसरा केस देखेंगे। दूसरे केस में हम देखेंगे कि इशू आपने किया है वो प्रीमियम पे किया है। तो ये कंपनी है आपकी, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है वो किया है प्रीमियम पे। इसका मतलब लेट्स से 120 रुपीज में डिबेंचर इशू किया है,
और रिडिम्शन किस पे हो रहा है, या तो पार पे हो रहा है या डिस्काउंट पे, तो दोनों ही केस में कंपनी को रिडिम्शन पे लॉस नहीं हो रहा है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिडिम्शन पार पे हो रहा है या फिर डिस्काउंट पे, यानी 100 रुपीज में आप रिडीम कर रहे हैं या फिर 90 रुपीज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एंट्रीज होंगी। आपको अभी इशू के ऊपर फोकस करना है। तो यहां पर हमने देखा कि इशू आप कितने पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे 120 रुपीज। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ये प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ टू पास एंट्री व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, दैट इज इशूड एट 120। तो सबसे पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 1000 डिबेंचर हैं इनटू 120 कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000 रुपीज, इतना कंपनी के पास आएगा। अब ये 1,20,000 में से 1 लाख जो है वो तो आपको डिबेंचर्स में क्रेडिट करना है, और 20,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 1 लाख डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। टोटल पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास, 1,20,000। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज से, और पहले आप करेंगे डिबेंचर्स को क्रेडिट। डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो यहां पर जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो कितनी है, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और जो प्रीमियम मिला है उसको आप सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर 20,000 रुपीज का प्रीमियम है, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द एंट्रीज। तो इस केस में हमने जो देखा है कि अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो वो आपका प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है ये जो भी प्रीमियम है, और इसको आप कहां पे क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ओहो, कंपनी लॉस में इशू कर रही है, तो यहां तो लॉस हो रहा है कंपनी को इशू के समय, इसको आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और रिडिम्शन काय पे हो रहा है, या तो पार पे या डिस्काउंट। तो यहां पर पार और डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम से देखें तो ये जो कंपनी है ये अपना जो डिबेंचर है 100 रुपीज का डिबेंचर कितने में इशू कर रही है, डिस्काउंट पे, यानी 90 रुपीज में। तो लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस कंपनी को हो रहा है इशू के समय 10 रुपीज का। लेकिन रिडिम्शन कितने पे कर रही है, रिडिम्शन या तो पार पे कर रही है, पार पे दैट इज 100 रुपीज पे, या फिर रिडिम्शन डिस्काउंट पे कर रही है, कम पैसे देके रिडीम कर रही है। दोनों ही केस में लॉस नहीं हो रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको पूरा फोकस जो करना है वो इशू पे करना है। कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स थे, 1000 डिबेंचर 100 ईच। इसका मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी है, 1 लाख। कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर ओनली एट 90 रुपीज। तो कंपनी के पास ओनली 90,000 रुपीज कैश आएगा, और बचा हुआ कंपनी का लॉस है, डिस्काउंट है। कंपनी डिस्काउंट दे रही है 10 रुपीज का, तो 10,000 तो डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज द लॉस फॉर कंपनी। अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है दैट इज अ लॉस। तो अब ये तीनों आइटम आपके पास आ गए हैं। 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू है, डिबेंचर जो इशू किए ये डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 90,000 कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 10,000 जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट क्या है, लॉस है, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। तो लेट्स पास द एंट्री फॉर दिस। इसकी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लंबा नाम है, पूरा लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू लिख रहा हूं मैं यहां पर। डेबिट 10,000 रुपीज। इसके बाद जो कैश आया है आपके पास उसको आप डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज, और डिबेंचर्स की जो लायबिलिटी क्रिएट की है वो हो जाएगी क्रेडिट। याद रखना है डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से क्रिएट होंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज। So this is the entry for this case when you have issued the debentures at discount. तो यहाँ पे फोकस करना है आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमने किया है डेबिट। अब हम बात करेंगे फोर्थ केस की, जिसमें कि कंपनी इश्यू कितने पे कर रही है, पार पे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर एट पार, 100 रुपीज का डिबेंचर 100 में इशू कर रही है, न प्रॉफिट है न लॉस है। बट कंपनी इज रिडीमिंग सच डिबेंचर एट अ प्रीमियम। सो फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है, ये जो डिबेंचर्स रिडीम करेगी वो 130 रुपीज में करेगी। माना कि 5 साल बाद करने हैं कंपनी को ये रिडीम, 5 साल बाद, बट आपको कंजर्वेटिज्म का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता है ये सारे, कि अगर लॉस है तो आपको इमीडिएटली, अगर लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो यहां पर 30 रुपीज का लॉस होगा। फेस वैल्यू 100 थी और 130 में रिडीम कर रही है, 30 रुपीज का लॉस, ये इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ इश्यू आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। तो यहां पर आपको लॉस हो रहा है रिडिम्शन के समय 30 रुपीज पर डिबेंचर्स, वो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू। इश्यू कितने पे कर रही है कंपनी डिबेंचर्स, 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पे, यानी फेस वैल्यू पे ही कर रही है, यहां पे कुछ लॉस नहीं है। तो अब देखते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है। तो 1000 रुपीज के डिबेंचर्स थे, इनटू 100 रुपीज इश्यू प्राइस है, तो कंपनी इज गेटिंग 1 लाख रुपीज ऑफ कैश। ये तो क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की, वो भी 1 लाख है, तो 1 लाख से डिबेंचर क्रेडिट भी हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट। और ये जो लॉस है इसको हम बोलते हैं रिडिम्शन प्रीमियम। इसको क्या बोलेंगे, रिडिम्शन प्रीमियम। तो ये आपका लॉस होगा वो 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30, ये आपको लॉस होने वाला है 30,000 रुपीज का। इसको रिडिम्शन प्रीमियम आप बोल सकते हैं, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडिम्शन बोल सकते हैं। इसका आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इसकी लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये लॉस होने वाला है, इमीडिएटली आपको ये लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सारे केसेस में अभी तक आप जितने भी देखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही वाला है जिसकी अब एंट्री हम देखने वाले हैं। इसकी एंट्री में 2 चीजें तो क्लियर है। पहला, कैश कितना आ रहा है कंपनी के पास, 1 लाख, तो कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया आपने 1 लाख से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे, फेस वैल्यू 1 लाख है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख में क्रेडिट कर दिया आपने। अब आपको याद रखना है रिडिम्शन प्रीमियम कितना पे करना है कंपनी को 5 साल बाद, 30,000। तो कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी को इमीडिएटली ये लॉस डेबिट करना है। आपको पता है ना, लॉस हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहां पर हम करने वाले हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना हो जाएगा 30,000। और यहां पर हमने लॉस को डेबिट कर दिया है, और ये लायबिलिटी है कंपनी की, 5 साल बाद रिडीम करना है। तो तब तक, जब तक ये रिडीम नहीं होते, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो दिखता रहेगा। इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम, या रिडिम्शन प्रीमियम शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं
रिडिम्शन प्रीमियम, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो सबसे मेन एंट्री है इशू की, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर देंगे। ये एक तरह से लॉस होने वाला है कंपनी को 5 सालों में, इसको हम धीरे धीरे हर साल P&L में ट्रांसफर करते जाएंगे, राइट ऑफ करते जाएंगे। और ये जो है रिडिम्शन ऑन रिडिम्शन प्रीमियम या डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम जो है 30,000 रुपीज का, ये बैलेंस शीट में आपकी इन दी लायबिलिटी में जब तक दिखता रहेगा, जब तक कि आप डिबेंचर रिडीम नहीं कर लेते, तो ये डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम आपको दिखता रहेगा एज ए लायबिलिटी, जब तक सारे डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते। तो ये जो एंट्री हमने पास की है, इसमें 4 आइटम्स हैं, 4 अकाउंट्स आते हैं। इसको आप अच्छे से कागज पे लिख लीजिए। और इसमें 2 जो हैं, 2 अकाउंट्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमने डेबिट किया है और डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम या रिडिम्शन प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया। इन दोनों को अच्छे से नोट करना है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है 5th केस। दिस इज द 5th केस when the issue is at premium, यानी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को यहां पर, और रिडिम्शन भी प्रीमियम पे, तो यहां पर लॉस, यहां पर प्रॉफिट। देखते हैं इसको। सपोज दिस इज अ कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर एट अ प्रीमियम, लेट्स से 120 रुपीज में इशू कर रही है, तो यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का प्रॉफिट। और कंपनी इन्हीं डिबेंचर को 5 साल बाद रिडीम करेगी, वो भी प्रीमियम पे कर रही है, तो यहां पर कंपनी कितना दे रही है, 130 रुपीज का प्रीमियम, लेट्स से 30 रुपीज का प्रीमियम है, रिडिम्शन प्रीमियम। तो ये लॉस हो रहा है कंपनी को, क्योंकि रिडिम्शन के समय ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 130 रुपीज, 100 रुपीज नहीं है। और इश्यू के समय भी प्रीमियम है, तो यहां पर फायदा हो रहा है कंपनी को, 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्वेश्चन है कि क्या ये जो लॉस हो रहा है और ये जो प्रॉफिट है, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आपको लॉस जो हो रहा है आपको, और जो आपकी लायबिलिटी है, ये आपको अलग से शो करना पड़ेगी एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसीलिए इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अब इसमें एंट्री फिर कैसे करनी है? तो यहां पर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए ये प्रॉफिट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, इसका तो आपको क्लियर है, 20 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो लॉस हो रहा है 1030 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपए का जो लॉस होने वाला है आपको, उसका आपको लॉस ट्रीट करना है, उसको अकाउंट फॉर करना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये तो एक डेबिट हो जाएगा, और इसकी लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम, या सिंपली इसको अगर छोटे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो रिडिम्शन प्रीमियम आपको इस तरह से क्रेडिट करना है। तो लॉस ऑन डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, और रिडिम्शन प्रीमियम, डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो अब तक तो आपको इसकी एंट्री समझ में आ गई होगी। कैश कितना मिल रहा है सबसे पहले बताइए। 1000 के डिबेंचर, 1000 डिबेंचर है और 120 रुपीज में इश्यू हो रहे हैं, इसका मतलब 1,20,000 रुपए का कैश। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख, तो ये तो डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा, फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगी। और 20,000 जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये कहां जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। और 30,000 का मैंने बताइए 2 इफेक्ट, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर रिडिम्शन प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। क्या आप एंट्री पास कर सकते हैं इसकी? लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश की। लेट्स से कैश कितना आया है? कैश आया है कंपनी के पास 1,20,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000
20,000। इसके बाद हम देखेंगे क्या डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको डेबिट करना है, भूलना नहीं है आपको। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये हम डेबिट कर देंगे, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज से। हो गया। अब आपको क्रेडिट करना है टू डिबेंचर। डिबेंचर क्रेडिट करेंगे सबसे पहले फेस वैल्यू से करेंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज, कोई टेंशन नहीं है, फेस वैल्यू क्रेडिट कर दी। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 क्रेडिट हो जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका जो चला जाएगा वो जाएगा 20,000 रुपीज। और साथ में ये जो लायबिलिटी है, जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते, ये डिबेंचर रिडीम्पशन प्रीमियम ये दिखता रहेगा लायबिलिटी की फॉर्म में, तो इसको भी आपको क्रेडिट करना है टू डिबेंचर रिडीम्पशन प्रीमियम। ये हो जाएगा 30,000। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें देखिए 5 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी दोनों प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम पे ही रिडीम्पशन हो रहा है, तो 5 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एंट्री में। इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 30,000 का, ये हम धीरे धीरे जो भी 5 साल इसकी लाइफ है, ये हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते जाएंगे, P&L में राइट ऑफ करते जाएंगे। और ये जो रिडीम्पशन प्रीमियम है ये कब तक दिखेगा, जब तक कि डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते, ये रिडीम्पशन प्रीमियम एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। अब बात करते हैं हम लास्ट केस की, जिसमें हम कर रहे हैं इशू एट डिस्काउंट। तो लेट्स से कंपनी है, कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रही है, लेट्स से 100 रुपीज का डिबेंचर 90, तो लॉस हो रहा है यहां पर, तो कंपनी को लॉस हो रहा है 10 रुपीज पर डिबेंचर का, यह आपको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी 5 साल बाद इनको रिडीम कर रही है, रिडीम किस पे कर रही है, प्रीमियम पे, तो रिडीम्पशन भी प्रीमियम पे है, लेट्स से 130 रुपीज पे रिडीम कर रही है, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 130 पे रिडीम, तो यहां भी लॉस, यहां भी लॉस और यहां भी लॉस, डबल लॉस हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल लॉस आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा और अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ टू पास द एंट्री। सबसे पहले देखिए कितने डिबेंचर थे, 1000, कितने के थे, 100 रुपीज ईच, यानी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी थी, 1 लाख। ये चले जाएगा फेस वैल्यू, किसमें चला जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी ने इशू कितने पे किया है, 90, यानी कंपनी के पास कैश कितना आएगा, ओनली 90 रुपीज में इशू किया है, 90 रुपीज पर डिबेंचर के हिसाब से 90,000 का कैश कंपनी के पास आएगा, ये भी क्लियर है। अब कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया इशू के समय, ये डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपए का, ठीक है। और रिडिम्पशन प्रीमियम कितना है, 30 रुपए पर डिबेंचर, तो 1000 इंटू 30 कितना हो गया, 30,000, ये हो गया रिडिम्पशन प्रीमियम, ये तो क्रेडिट हो ही जाएगा। और ये टोटल लॉस देखना है आपको, डिस्काउंट दिया इशू के समय वो, और रिडिम्पशन प्रीमियम पे है वो, टोटल लॉस कितना हो गया, 40,000 रुपीज टोटल करना है आपको, ये आपको डेबिट करना है। तो डेबिट में आप लॉस कर सकते हैं, टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले आप टोटल लॉस, टोटल यहां पर इशू के समय 10,000 का लॉस हुआ है और रिडिम्पशन के समय 30,000 का लॉस, तो टोटल 40,000, टोटल लॉस आप डेबिट कर दो, सबसे पहला काम। अब आप देखिए कि कैश कितना है, कैश डेबिट करना रहता है, कैश आया आपके पास 90,000 रुपीज का, तो अब दूसरा काम आप कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज।
अब बात करते हैं क्रेडिट की। तो क्रेडिट में सबसे पहला तो क्लियर है कि डिबेंचर आपको क्रेडिट करना है। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होते हैं, दैट इज फेस वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपीस। इसके बाद आपको ये जो लायबिलिटी है 30,000 रुपए की, जो आपकी लायबिलिटी है, ये जब तक दिखती रहेगी जब तक आपके रिडीम नहीं हो जाते, और इसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर रिडीम्शन प्रीमियम। तो ये आपको क्रेडिट करना है। शॉर्ट में मैं रिडीम्शन प्रीमियम लिख रहा हूं, डिबेंचर रिडीम्शन प्रीमियम है ये, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट 30,000 रुपीस से। तो अब आप देख सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है जब आपको डबल लॉस हो रहा है, डबल। तो दोनों जो लॉस है उसको आप एक ही अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट भी उसमें आ गया, और जो आपका रिडीम्शन प्रीमियम है जो पे करना है वो भी आ गया। दोनों एक ही में कर सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। और आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा कि ये जो 40,000 का लॉस हो रहा है, ये जो 5 साल की लाइफ है डिबेंचर्स की, इसमें हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाएंगे, इसको P&L में ट्रांसफर करते जाएंगे, 5 साल में पूरा तरह राइट ऑफ करेंगे। दूसरी तरफ जो रिडीम्शन प्रीमियम है 30,000 का, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता रहेगा जब तक कि डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते। अब हम केस देखने वाले हैं, वो है कोलेट्रल सिक्योरिटी का। ये कब होता है केस, ये भी हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। नॉर्मली जब कभी भी कंपनी बैंक से लोन लेती है, किससे लेती है लोन, बैंक से। तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि 10 लाख रुपए का बैंक से कंपनी ने लोन लिया है। कितने का लिया है, 10 लाख रुपीस का। तो नॉर्मली जब कभी भी बैंक कंपनी को कोई पैसा देती है, तो कंपनी की जो एसेट्स रहती है, एसेट्स, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके रखती है। चार्ज क्रिएट किसके ऊपर करती है, एसेट्स के ऊपर। इसका मतलब कि इन केस कभी कंपनी ये 10 लाख रुपीस वापस नहीं करती है बैंक को, जो भी टर्म है लोन का, लेट से 5 साल के लिए कंपनी को बैंक ने 10 लाख रुपए दिए हैं, और कंपनी ने इस लोन के अगेंस्ट क्या क्रिएट किया है, अपनी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है इन फेवर ऑफ द बैंक। इसका मतलब अगर 10 लाख रुपए कंपनी ने 5 साल बाद नहीं दिए बैंक को, तो बैंक के पास ये राइट है कि ये जो एसेट है इसको ये बेच के सेल आउट कर सकती है बैंक, और 10 लाख रुपए अपने रिकवर कर सकती है। बट कभी कभी कंपनी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, हो सकता है ये जो एसेट्स है ये खराब हो जाए या इसकी वैल्यू कुछ ना बचे। तो ऐसे केस में कंपनी से बैंक एडिशनल सिक्योरिटी मांगती है। क्या मांगती है, एडिशनल सिक्योरिटी। और ये जो एडिशनल सिक्योरिटी रहती है ये इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स मांगती है। डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स रहते हैं इससे हम डमी डिबेंचर्स कहते हैं। यानी कंपनी डिबेंचर्स इशू तो करेगी बैंक को, लेकिन उसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट नहीं देगी। ये जो 10 लाख का लोन है इसके ऊपर ही कंपनी इंटरेस्ट देगी। अलग से जो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, तो उसको उस डिबेंचर्स के ऊपर अलग से कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, और इसी वजह से इसको बोला जाता है डमी डिबेंचर्स। ये एक जस्ट एडिशनल सिक्योरिटी रहती है जो कंपनी बैंक को देती है। तो इसका यूज कब होता है कि मान लीजिए 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद ये जो कंपनी की एसेट थी इसकी वैल्यू भी 10 लाख न रह के मान लीजिए 6 लाख रुपए ही बची। तो कंपनी इसको बेच के 6 लाख रुपए तो रिकवर कर लेगी, लेकिन उसके अलावा ये जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स को भी बैंक एक्टिवेट करा लेगी, यानी इसमें जान डाल देगी इस डिबेंचर्स में, और ये भी एक तरह का क्लेम बन जाएगा कंपनी के अगेंस्ट। तो वो बैंक एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बोले या फिर अदरवाइज बैंक
इस कंपनी से क्लेम कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो। तो इन शॉर्ट जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिबेंचर इशू होते हैं उसे हम डमी डिबेंचर्स बोलते हैं। लेकिन अब इसकी कंपनी में एंट्री कैसे होगी, कैसे एंट्री होगी, ये हमको देखना है, क्योंकि ये डमी डिबेंचर्स है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे होता है। तो यहां पर दो मेथड्स हैं जो डिबेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू होते हैं, उसकी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है। पहली मेथड में नो एंट्री इज पास्ड, यानी डमी डिबेंचर इशू किए हैं कोलेट्रल एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है एज पर मेथड नंबर 1। ओनली फैक्ट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट कि ये डमी डिबेंचर आपने इशू किए हैं, केवल इतना फैक्ट ही आपको शो करना रहता है अपनी बैलेंस शीट में, बाकी उसकी एंट्री नहीं होती एज पर मेथड नंबर 1। एंड एज पर मेथड नंबर 2 अगर आप दूसरी मेथड अडॉप्ट करते हैं जो काफी रेयरली यूज होती है, उसमें आपको एक एंट्री पास करनी रहती है। ओनली 1 एंट्री इज पास एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इशू के समय आप एक एंट्री पास करेंगे, और जब आप लोन रीपे कर देंगे, लोन जब आप रीपे कर देंगे बैंक को पूरी तरह से, तो ये एंट्री जो आपने पास की है, रीपे जब आप कर देते हैं लोन, तो इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे जब लोन पूरा कंपनी पे कर देगी, रीपे कर देगी बैंक को। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड 1 की। जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि अगर आप मेथड 1 अडॉप्ट करते हैं तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, केवल फैक्ट मेंशन करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि 10,000 डिबेंचर 100 ईच के इशू किए हैं फेस वैल्यू पे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू फाइनेंस अ बैंक लोन फ्रॉम अ आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक से आपने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है कंपनी ने, और जो डिबेंचर इशू किए हैं वो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी किए हैं, यानी डमी डिबेंचर इशू किए हैं। तो एज पर मेथड नंबर 1 आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में आपको जो लोन की एंट्री होगी, देखिए बैलेंस शीट में एज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको ये लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी। आईसीआईसीआई लोन 10 लाख रुपीस का, ये तो आपको शो करना पड़ेगा। उसी के नीचे आप एक नोट लिख सकते हैं कि दिस इज कोलेट्रली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10 लाख रुपीस ऑफ 12% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, यानी जो भी डिबेंचर्स का नाम है 12% डिबेंचर्स आपने इशू किए एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने शो की है आईसीआईसीआई बैंक की, इसके नीचे एज अ नोट आपको मेंशन करना पड़ेगा एज पर मेथड नंबर 1। तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है, जस्ट आपको ये फैक्ट शो करना है बिलो द लोन। जहां भी आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, उसके नीचे आपको ये फैक्ट मेंशन करना है। अब हम देख लेते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में हमने देखा था एक एंट्री पास करनी रहती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, यू विल पास 1 एंट्री, और जब लोन रीपे हो जाएगा, व्हेन द लोन इज रीपेड, यू हैव टू रिवर्स दैट एंट्री। तो सबसे पहले देखिए एंट्री क्या पास करनी है। सबसे पहले आप करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और इसको डेबिट करेंगे, और डिबेंचर को एज यूजुअल हम क्रेडिट करते हैं तो डिबेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी इसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बहुत सिंपल एंट्री है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो भी देख लीजिए। ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने क्या किया है, डेबिट। तो डेबिट होने की वजह से ये कहां पर जाएगा, एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये दिखता रहेगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। जब तक आप ये रीपे नहीं कर देते लोन, तब तक ये आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में दिखता रहेगा 10 लाख रुपीस का। ऑन दी अदर हैंड डिबेंचर्स जो आपने क्रिएट किए हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में
एज ए डिबेंचर्स दिखते रहेंगे। सो यू कैन नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। जो डिबेंचर्स हैं ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखेगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 12% डिबेंचर्स, और ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। So whenever a person will see the balance sheet of a company, he will come to know, if he see the liability side में उसको debentures दिखते हैं 10 लाख के, और here if he see debenture suspense account 10 lakh, so he will come to know that these debentures are issued as a collateral security. अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत रेयरली यूज होती है। तो एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप नोट लिख सकते हैं, जो भी मेथड आपने फॉलो की है उसका नोट लिख दीजिए। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड केस। तीसरा केस देखेंगे, वेयर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इज फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी हैज परचेस्ड अ मशीन, एक मशीन परचेस की है कंपनी ने एक पर्सन से, बट कंपनी के पास अभी पैसे देने को नहीं है। सो कंपनी कैन इशू अ डिबेंचर्स टू दिस पर्सन फ्रॉम होम कंपनी हैज परचेस्ड द मशीन। जिस पर्सन से कंपनी ने मशीन खरीदी है उसको कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। अब इस जो ट्रांजैक्शन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेस, यानी एक में तो कंपनी परचेस कर रही है मशीन, और दूसरे केस में कंपनी कर रही है इशू, डिबेंचर्स को इशू कर रही है। दोनों अलग अलग हैं, यानी एंट्रीज अलग अलग होंगी। आपको जब आप परचेस की एंट्री पास करेंगे, ध्यान से देख लेना, इसमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो सकता है। गुडविल अगर कब होगा और कैपिटल रिजर्व कब होगा, अब हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए सपोज द मशीन की जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस वो है 1,20,000 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी है मशीन की? 1,20,000। लेकिन कंपनी ने ये कितने में एग्री कर लिया है परचेस करने को? 1 लाख रुपीज में। ओके, तो यहां पर कंपनी को फायदा हो रहा है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसी तरह से अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए में मशीन खरीदी और एक्चुअल में मशीन की वर्थ लेट्स से 90,000 रुपीज ही है, तो कंपनी को लॉस होगा। इन दैट केस कंपनी विल सफर अ लॉस ऑफ 10,000। लॉस जब भी होगा वी विल डेबिट अ गुडविल अकाउंट, गुडविल को डेबिट कर देंगे अगर कंपनी को लॉस होता है। एंड वेन एवर देर इज अ प्रॉफिट, कंपनी विल क्रेडिट दैट प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। सो हैव यू अंडरस्टूड कि परचेस जब करेगी कंपनी को एसेट अगेंस्ट द इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी। Whenever there is a loss, you will debit it to the goodwill account. Whenever there is a profit, you will credit it to capital reserve account. Okay, this is very important, जो आपको नोट करना था यहाँ पर। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। In this example, we have assumed that plant machinery worth rupees 1,20,000। ये क्या दिया इन्होंने? वर्थ, मशीन की वर्थ 1,20,000। And company has purchased for a consideration of 1 lakh rupees। यानी 1 लाख रुपीज के कंसिडरेशन में कंपनी ने कितने की मशीन ले ली है? 120। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कहां पर क्रेडिट होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं, ये जो परचेस की एंट्री है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो एसेट आपने परचेस की है वो कितने की परचेस की है, उसकी वर्थ कितनी है? तो वर्थ अभी हमने देखा 1,20,000। तो अब इसकी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट, एसेट की वर्थ कितनी है? 1,20,000। तो वर्थ आप एसेट को डेबिट कर देंगे,
1,20,000 से डेबिट हो जाएगा। सेकेंड थिंग यू हैव टू नोट दैट वेंडर से आपने कितने में परचेस किया है? 1 लाख। तो 1 लाख को हम वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। एंड प्रॉफिट कितना हुआ है? दिस इज अ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑफ 20,000 दिस विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। रिमेंबर, लॉस होता तो हम क्या करते? गुडविल को डेबिट करते, बट प्रॉफिट हुआ है तो कहां क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। सो कैपिटल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000 रुपीज। अब ये एंट्री नोट कर लिया आपने। वेंडर को हमने कितने से क्रेडिट किया है? यहां ध्यान से देखिए, 1 लाख रुपीज से, यानी वेंडर को 1 लाख रुपीज देने हैं हमको। सो आगे क्वेश्चन में बोला है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ 1000 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच एट 100। आपने कितने में इश्यू कर दिया है? 1000 डिबेंचर्स, जिसका एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो टोटल 1 लाख रुपीज हो गए। एंड इसकी एंट्री अब आपको पता होगी। वेंडर अकाउंट, वेंडर को हम दे रहे हैं डिबेंचर्स, तो वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख रुपीज। ये अब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वेंडर क्रेडिट था, वेंडर यहाँ डेबिट हो गया है। सो वेंडर विल बी क्लियर्ड, डेबिट करके खत्म हो जाएगा उसका अकाउंट। एंड 2 डिबेंचर्स, सो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सो दिस इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर को यहाँ क्रेडिट किया था 1 लाख से, अब वेंडर को डेबिट कर दिया है 1 लाख से, तो इसका जो अकाउंट है वो सेटल हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव इशूड द डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज टू वेंडर।